हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट के कॉफ के मैनेजमेंट के बारे में। यानी हार्ट की बीमारी में जिन लोगों को खांसी होती है या कॉफ होता है, वो किन कारणों से होता है और उसमें कैसे हम उसको मैनेजमेंट करें, क्या उसको ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं ताकि हार्ट के पेशेंट को खांसी का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाए। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं उस बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर किसी हार्ट पेशेंट को खांसी हो रही है, उसके मैनेजमेंट के हिसाब से। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से मेरे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है तो थोड़ा बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग को जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है और उनको अगर खांसी हो रही है तो वो रात को सोने के टाइम या चलने फिरने के टाइम ज़्यादा होती है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है तो उस समय लंग्स में पानी भर जाता है। लंग्स में जब पानी भर जाता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और लंग्स में पानी भर जाता है तो जैसे आदमी कोई डूब रहा होता है तो उसको खांसी आती है, या आप सडनली पानी पी लेते हो तो खांसी आती है, कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही सोने पर लोगों को खांसी होती है। तो रात को जब हम सोते हैं और तुरंत पाँव का पानी अगर हार्ट की तरफ जाता है तो लंग्स में पानी भर जाता है, हार्ट उसको ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इस वजह से तुरंत नींद खुल जाती है और श्वास की तकलीफ होती है, खांसी आती है, इसलिए ऑर्थोपनिया बोलते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को 2-3 घंटे सोने के बाद अगर नींद खुल जा रही है तो उसको पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया बोलते हैं। उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है तो रिलीफ होने में ज़्यादा टाइम लगता है। चलने फिरने में भी यही होता है कि चलने फिरने में भी लंग्स में पानी भरता है तो खांसी होती है। तो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी यही है कि हार्ट फेलियर जब हो रहा है तो लंग्स में पानी भर रहा है, इसलिए खांसी हो रही है। तो वैसे पेशेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी रिस्ट्रिक्ट करना है। पानी रिस्ट्रिक्शन से क्या मतलब है कि चाय, कॉफी, दूध, छाछ या जो भी तरल पदार्थ या प्रवाही पेशेंट ले रहा है तो दिन भर में उसका पानी का रिस्ट्रिक्शन लगभग 1 लीटर के आसपास होना चाहिए। जो भी प्रवाही आप ले रहे हैं उसको आपको बने जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करना है, और इसमें सिर्फ पानी नहीं, बाकी सब चीज़ें भी इंक्लूडेड है। वो सबको मिला के आपको 1 लीटर के पास रखना है। जितना सीवियर हार्ट फेलियर है उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन रहेगा। जो लोग का हार्ट फेलियर अगर माइल्ड है तो उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का ज़रूरत नहीं है, पर जिनको अगर लेटने में खांसी हो रही है या इनको चलने फिरने में खांसी हो रही है तो फिर उनको रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी अगर किसी को हार्ट स्टिफ हो रहा है तो उसमें भी आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको नमक का भी रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नमक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो तो ये बॉडी में जो एक्सेस सोडियम जाता है, नमक जाता है, वो पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। तो आपको बॉडी का नमक को भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा। नमक रिस्ट्रिक्शन से मतलब ये है कि दिन भर में सब मिला के आपको 1 छोटा चम्मच नमक रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कम है। हमारे नॉर्मल इंडियन डाइट में 8 से 12 ग्राम नमक वैसे ही होता है, और रिकमेंडेड डाइट का जो सॉल्ट रिक्वायरमेंट है वो खाली 2 से 3 ग्राम पर डे है। तो इतना रिस्ट्रिक्शन अगर आप रख सकते हो तो ही आप प्रॉपर्ली इसको मैनेज और मेंटेन कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में नमक ले रहे हो तो वो पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा और आपको श्वास का तकलीफ या खांसी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो अगर आपको हार्ट फेलियर की वजह से खांसी हो रही है तो नमक और पानी का रिस्ट्रिक्शन करना है। इसके अलावा अगर आपको खांसी का कोई और कारण है, जिसमें अगर लंग्स में कोई इरिटेशन हो रही है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है या अस्थमा हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, तो फिर आपको उस हिसाब से मैनेज करना है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर इरिटेशन या एलर्जी हो रही है तो आपको स्टेरॉइड्स या काउंटर इरिटेंट मेडिसिन देनी है। अगर किसी को नलियाँ सिकुड़ गई है तो उसको नलियों को डायलेट करने की अस्थमा वाली दवाइयाँ, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देनी है। पानी निकालने के लिए आपको यूरिन बढ़ाने वाली दवाई भी पेशेंट को देनी पड़ती है। अगर पानी भरने की वजह से ऐसा हो रहा है तो पानी निकालने के लिए, यूरिन बढ़ाने के लिए डाययूरेटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड है, टॉर्सिमाइड है। तो ये ज़्यादा मात्रा में पानी को निकालती है, जिससे आपका लंग्स में जो भरा हुआ पानी है वो निकल जाता है, तो खांसी कम हो जाती है। आप पानी को रेस्ट्रिक्टेड रखोगे और पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं को दोगे तो लोगों का ओवरऑल खांसी का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कोई और कारण है तो फिर उसको अलग से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कोई स्मोकिंग वगैरह है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है तो उसको कम एक्सपोजर को करना पड़ेगा। तो इससे आपका खांसी का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को लेटने में या हार्ट फेलियर की वजह से खांसी आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति को सुपाइन या चित नहीं लेटाया जाता है। इस व्यक्ति को अगर आप सुपाइन अगर लेटाते हो तो जो पाँव के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो हार्ट की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है और लोगों को श्वास फूलती है, खांसी होती है। तो वैसे व्यक्ति को अगर आप बैठा देते हैं या खड़ा कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लंग्स में भरा हुआ पानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाँव की तरफ आ जाएगा, तो जिसकी वजह से लंग्स में पानी नहीं भरेगा तो खांसी और श्वास का तकलीफ कम होगा। इसके अलावा पेशेंट का फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करिए। जैसे मैंने बोला, सब कुछ मिला के दिन भर में आप उसका पानी को 1 लीटर पे करिए। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करवा दीजिए और रेस्पिरेटरी हाइजीन का प्रैक्टिस करवाइए, ताकि उनको मुंह में इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो।
खांसते वक्त, छींकते वक्त वो प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन करें। मुंह में अगर मास्क वगैरह पहन सकते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है, तो इससे उनका पानी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। पेशाब बढ़ाने वाली दवाई जो है कुछ टाइम ड्यूरेशन तक दिया जाता है पेशेंट को, ताकि लंग्स में पानी निकल जाए। इसमें फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो जल्दी पेशाब बढ़ा के खांसी को कम करते हैं। जो एल्डेक्टोन है वो दिया जाता है, यानी स्पाइनोलेक्टोन जो दिया जाता है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो खाली हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करने के लिए या पंप क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, उसका बाकी उतना ज़्यादा रोल नहीं है। इसके अलावा खांसी का एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि लोगों को कई बार जो हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एसी इनहिबिटर, जिसमें रामिप्रिल, एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेंडोप्रिल ये सारी दवाइयाँ आती है, या एआरबीज है जैसे लोसार्टन, वैल्सार्टन है, या आर्नी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जैसे सिडमस, वाइमाडा, ये सब मेडिसिन है, अजमाडा। तो ये सारी मेडिसिन से भी किसी को खांसी आ सकती है। एसी इनहिबिटर से ज़्यादा होता है, उसमें 5 से 7% लोगों को सूखी खांसी हो सकती है, और बाकी मेडिसिन से यूजली 1-2% चांस रहता है खांसी होने का। तो अगर खांसी इसकी वजह से हो रही है तो आपको उसको बंद या कम करना पड़ेगा, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में अगर किसी को अस्थमा वगैरह है तो उसको आपको अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ेगा। अस्थमा के लिए आपको ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देना पड़ेगा जो श्वास नलियों को रिलैक्स करते हैं। श्वास की नलियों की सूजन को कम करने के लिए आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, और इस तरह के कॉम्बिनेशंस कई बार आपको मैनेज करना पड़ता है, ताकि आपको ओवरऑल हार्ट फेलियर और लंग्स फेलियर अगर दोनों साथ में है तो दोनों का आपको साथ में ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ताकि पेशेंट का ओवरऑल सिम्टम जल्दी रिलीफ हो। क्योंकि कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि खांसी हार्ट की वजह से है कि लंग्स की वजह से। वैसे केस में इकोकार्डियोग्राफी आप करते हैं तो उसमें जो फीलिंग प्रेशर है उसको असेस करके आपको थोड़ा भी एक आइडिया मिल जाएगा। और इसके अलावा एंटी-प्रोबीएनपी करके एक ब्लड टेस्ट है जो कि अगर ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करेगा हार्ट फेलियर है, अगर लो लेवल्स पे आता है तो इंडिकेट करेगा कि लंग्स का प्रॉब्लम है। तो इससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये खांसी होने का कारण है वो हार्ट रिलेटेड है या लंग्स रिलेटेड है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करोगे तो ओवरऑल आपको हार्ट के रिलेटेड खांसी होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सिंपल अगर आप कफ सिरप लेते हो या एंटी एक्सपेक्टेसिव्स लेते हो या कफ एक्सपेक्टोरेंट्स वगैरह लेते हो तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा, उससे खांसी उतनी तरह से नहीं जाएगी। अगर किसी को चाहे अस्थमा के रिलेटेड खांसी है, चाहे किसी को हार्ट फेलियर का खांसी है, या किसी को अगर दवा से रिलेटेड खांसी हो रही है, तो ये तीनों सर्कमस्टांस में अगर आप सिर्फ कफ सप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। आपको उसको प्रॉपर वे में ट्रीट करना पड़ेगा, जो बीमारी के कारण है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी वो खांसी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। आप उसमें लापरवाही करोगे और आधा कचरा ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें कुछ खास फायदा नहीं होगा, खांसी महीनों तक चलती रहेगी। जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तब तक चलती रहेगी। इसमें खांसी का ये नहीं है कि जैसे वायरल इन्फेक्शन में होता है कि 4 दिन आपने दिया और 5 दिन ठीक हो जाएगा अपने आप, कुछ भी नहीं करो तो भी ठीक हो जाएगा। इसमें वैसा नहीं है, आपको प्रॉपर थेरेपी करना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिसिन देना पड़ेगा, तो ही ये ठीक होगा, नहीं तो ये लंबे समय तक, महीनों सालों तक भी चलता रहे, ऐसा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हार्ट के पेशेंट में खांसी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। चैनल पे बेसिकली हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में, जिसमें 1 मिनट में ब्रीफ समरी में आपको सारे टॉपिक का देते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। इसे देखने से आपको कंटिन्यूसली उतना लॉन्ग वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, और सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी आप इन्हें शेयर कर सकते हो हेल्थ टिप्स के फॉर्म में। चैनल पे कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, अलग अलग टॉपिक के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। उसके लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।